Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of work and energy and we will do some questions. And after that we are going to talk about the last topic of the chapter work and energy और उसके बाद फिर this chapter will be finished. So these are few questions. You can take screenshot. Find the energy possessed by an object. I'll read the question so that जो भी लिखा है आपको समझ में आ जाए. Find the energy possessed by an object of mass 20 kg when it is at height of 20 meter. Find the time taken by it to reach to the ground when dropped. Find the kinetic energy when velocity when it reaches to the ground. तो बेसिकली क्या बोला है कि किसी हाइट 20 मीटर पे एक 20 kg का ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. दूसरा क्या है कि उसको जब वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो उसको नीचे आने में अर्थ या ग्राउंड लेवल पे आने में कितना टाइम लगेगा. जब वो नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ एट हाइट 5 मीटर. जब 5 मीटर की हाइट पे होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे और काइनेटिक एनर्जी उनका रेशियो क्या होगा. फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 480 जूल व्हेन इट इज़ एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है. फाइंड दिस हाइट इफ़ इट्स मास इज़ 12 kg. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, मास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट क्या होगी. ठीक है, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाइट ऑफ 100 मीटर. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg और जी लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें भी आपको जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो दीज आर दी क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक आपके जो फॉर्मूला बेस्ड है उस पे क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले आप क्या करो, टेक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो एंड देन कम टू सी द सॉल्यूशन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है. फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg व्हेन इट इज़ एट हाइट 20 मीटर. 20 मीटर की हाइट पे हमने 20 kg के ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh. सो 20 मास, g है 10 और h है अगेन 20. कितना आ जाएगा, ये हो गया 4000 जूल. 4 इंटू 1000 जूल. अब 1000 जूल को आप क्या बोल सकते हो, किलो जूल. जैसे 1000 मीटर इज़ 1 किलोमीटर, वैसे 1000 जूल इज़ 1 किलो जूल. तो 4 किलो जूल. 4 किलो जूल इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी. सो 4 किलो जूल या फिर 4000 जूल. ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच टू दी ग्राउंड व्हेन ड्रॉप्ड. तो भाई क्या है, यहाँ पे 20 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है और यहाँ से जब ड्रॉप करोगे तो कितना टाइम लगता है. टाइम लगता है t इज इक्वल टू √2h/g. उसको कितनी हाइट आना है नीचे, 20 मीटर. तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा, 22 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10. कितना आया, दिस इज 2 सेकेंड्स. ठीक है ना, 2 सेकेंड्स. या फिर आप कैसे कर सकते हो, भाई यहाँ पे था सारा डिस्प्लेसमेंट नीचे और एक्सेलरेशन नीचे, तो नीचे पॉजिटिव ले लो. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया. सो s कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू a कितना है, g 10 इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से कितना आया, t इज इक्वल टू आया 2 सेकेंड्स. तो कैसे भी करो, दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है. बस इसको जब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कर लोगे तो यही फॉर्मूला बन के आएगा. ठीक. सो दिस इज डन. कितना लगा टाइम, इट इज़ 2 सेकेंड्स. उसके बाद फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड. अब जब ग्राउंड पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी. भाई काइनेटिक एनर्जी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 4 किलो जूल, काइनेटिक एनर्जी है 0. नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी को होना पड़ेगा 4 किलो जूल क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व. तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 किलो जूल. अब हमें वेलोसिटी निकालना है. ठीक है ना, तो वेलोसिटी डायरेक्टली आप कर सकते हो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 4000 मतलब कैलकुलेट किया है. और m कितना है, m इज़ 20. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 से चलो ये कैंसिल हो गया, 10 इससे ये कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू आया 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो. वेलोसिटी और कैसे निकाल सकते हो, अगेन वही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू √2gh. उससे भी करोगे तो v इज इक्वल टू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. करके देख लो. ठीक है. सो दिस इज डन.
4 किलो जूल एंड 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ एट हाइट 5 मीटर। तो अगर 5 मीटर पे है, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, जब 5 मीटर पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी इंटू 5 मीटर, h कितना 5 मीटर, और बची कुची जो होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये था 20 मीटर पे, ये है ग्राउंड लेवल, यहाँ पे था, यहाँ से आ गया 5 मीटर पे। अब इस जगह पे जब होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 5, कितना बना, ये हो गया 1000। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3000, क्योंकि टोटल कितनी होना चाहिए 4000 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे रेशियो किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 3000, कितना आया, इट इज़ 1:3। रेशियो कितना है 1:3। और कैसे निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, भाई आपको यहाँ पे पता है कि अगर यहाँ पे था वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे आया वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो आप v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s से निकाल सकते हो। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये कितना है 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 15 मीटर। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगाओ, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से आप हाफ mv² करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पक्का 3000 आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ दैट। इसके बाद ये हो गया, चलो वेरीफाई मैं करा ही देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15, सब कुछ नीचे हो रहा है तो नीचे ही हमने पॉजिटिव ले लिया, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v² निकालना है, u² 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू a है 10, s कितना है 15 हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, 5 पे आ गए, ये 5 मीटर है, इसका मतलब ये 15 मीटर है, तो v क्या आया हमारे पास, ये हो गया 15 इंटू 2, सो v² आ गया 300। तो अब यहाँ पे सीधे लिख दो हाफ इंटू m विच इज़ 20 इंटू v², कितना है 300, कितना आया 3000, और इतना तो यहाँ से भी आया। क्लियर है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स डू दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, इट इज़ 480 जूल। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 480 जूल, और हमें निकालना है मास गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, तो हमें निकालना है व्हाट इज़ दी हाइट। तो वेरी सिंपल, mgh इज इक्वल टू है 480 जूल। ठीक है, m कितना है 12, g इज 10, h निकालना है, 10 से ये 10 गया और ये 4 टाइम्स गया, तो h कितना आ गया 4 मीटर। सो इट्स आंसर विल बी 4 मीटर। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाइट ऑफ 100 मीटर। हाइट कितना है 100 मीटर, मास कितना है 10 kg और g कितना है 10। सो mgh इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। भाई अगर आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जाना है तो जितना आप वर्क करेंगे, ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, जितना आप वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ग्राउंड लेवल पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, हमने उसको 0 से हमको कितना बढ़ाना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनली जब हम उस हाइट पे लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 100, अच्छा m इंटू जी इंटू एच, कितना हो जाएगा 10 किलो जूल, है ना। जब ग्राउंड लेवल से हम उसको इस हाइट पे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 किलो जूल। इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ाना है 10 किलो जूल से, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा 10 किलो जूल। सो वर्क डन बाय अस विल बी 10 किलो जूल। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बेसिक हैं। आपको सिर्फ इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले आपके पास आए हैं। पहला क्या है, वर्क डन विच इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अभी एक और फॉर्मूला आएगा और उसके बाद, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के बाद और एक इक्वेशन हमने देखा है एनर्जी कंजर्वेशन का, जिसमें स्पेशली यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पावर। ठीक है, अगेन पावर वर्ड भी आप सब ने सुन रखा है, बट साइंटिफिक टर्म्स में इसकी क्या डेफिनेशन है आज हम उसकी बात करेंगे। हमने जब वर्क की बात की तो वर्क क्या था, वर्क वॉज दी
कोई भी चीज़ अगर फोर्स है और हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स, उसको हमने कहा था वर्क, ठीक है। अगर एनर्जी है हमारे पास, इसका मतलब वी हैव कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कुछ काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पावर? तो हम लोग जब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, तो एनर्जी और पावर दोनों को एज सेम तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि एनर्जी और पावर सेम ही बात है, बट इट इज़ नॉट द सेम। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक अलग टर्म है और वेलोसिटी एक अलग टर्म है। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ योर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजिशन। आप किस रेट से किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपके घर से 10 किलोमीटर दूर कोई टाउन है जहाँ आपको जाना है, तो एक केस है कि आप बाइसिकल से जाएं, उसमें आप बहुत आराम से चलते हुए जाएंगे, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू दैट प्लेस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हो सकता है कि कोई स्कूटर हो, ठीक है, स्कूटर से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाइसिकल से कम टाइम लगेगा। फिर बाइक हो तो उससे और कम टाइम लगेगा, कार है तो और कम टाइम लगेगा, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो और भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो दीज आर दी केसेस कि हम लोग हर केस में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, बट हर केस में टाइम अलग अलग लग रहा है। तो रेट ऑफ कवरिंग दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, इट मीन्स योर वेलोसिटी इज डिफरेंट। तो जैसे रेट ऑफ क्या था, वेलोसिटी वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर रेट और व्हाट यू कैन से रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन है भाई चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, मान लो अभी मेरी वेलोसिटी कुछ है और आधे घंटे बाद मेरी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब उस चेंज को होने में आधे घंटे लगे और उतना ही चेंज अगर 1 सेकेंड में हो जाए, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी सो हाई। तो जो एक्सेलरेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज तो हो रही है वेलोसिटी, लेकिन कितने रेट से हो रही है, बहुत जल्दी से हो रही है या बहुत लेट हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही जो पावर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, कैपिटल P। मोमेंटम को स्मॉल p से, पावर को कैपिटल P से, ठीक है। प्रेशर के लिए भी यूज़ होता है, बट वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल्स में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या है, पावर इज P, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि अगर कोई काम हम किसी को, इफ वी असाइन द टास्क टू समवन, अब अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है ना, मतलब कुछ फिजिकल टास्क हम अगर असाइन कर रहे हैं कि कोई सामान है उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, तो जो स्ट्रांग पर्सन है दे विल बी एबल टू कवर दैट टास्क इन मिनिमम टाइम, मतलब कम टाइम में। और अगर कोई वीक सा पर्सन है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्सन टू कवर दैट टास्क, उस टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिसके पास ज़्यादा पावर है वो जल्दी वर्क को ख़त्म करेगा, ठीक है। जिसके पास कम पावर है उसको टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ दी पावर। और दूसरी चीज़ क्या, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कई बार एनर्जी कंजम्पशन की भी बात होती है। कोई, जैसे हम बात करते हैं अप्लायंसेस की, तो एक बल्ब की अगर हम बात करें, एक फ़ैन की बात करें, तो इनका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो, जैसे एक बल्ब जो है वो बहुत ही कम जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है, कम एनर्जी में ही जल जाता है, लेकिन वो एक दिन भर में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी एनर्जी एक हीटर शायद 15-20 मिनट में ही कर जाए, या 5 मिनट में ही उतनी एनर्जी कंज्यूम कर जाए। तो दोनों एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक का एनर्जी कंजम्पशन का जो रेट है, जिस रेट से, जितनी स्पीड से वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो कम है, दूसरे अप्लायंस का एनर्जी कंज्यूम करने का रेट बहुत ज़्यादा है ना। ये तो बेसिक चीज़ें घर में समझ में आती है ना हमको। बल्ब को कम पावर लगता है, बल्ब का पावर कम होता है, हीटर का पावर ज़्यादा होता है, गीज़र का पावर ज़्यादा होता है, ये चीज़ तो हमें पता है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे डेली लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं। तो जितना पावर एक बल्ब कंज्यूम करेगा, वो पावर, मतलब एक दिन में जितना पावर कंज्यूम करेगा उतना शायद हीटर एक 15-20 मिनट में या 5 मिनट में ही कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी इक्वल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन 24 घंटे में कर रहा है और एक 5 मिनट में कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, या फिर रेट ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब जैसे कोई कंज्यूम कर रहा है तो कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा,
प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पावर की बात करें तो पावर को आप लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ क्या क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन बाय टाइम है ना, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, यहाँ पे वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे यहाँ पावर क्या हो जाता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बेसिकली जो पावर है, और क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, पावर इट इज दी वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम लोग W अमाउंट ऑफ वर्क T टाइम में करते हैं, W अमाउंट ऑफ वर्क, या फिर इसको ऐसे लिखो कि अगर हम T टाइम में W अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं तो T सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेंगे, W डिवाइडेड बाई T। तो 1 सेकेंड में जो हम काम कर रहे हैं, 1 सेकेंड में जो हम काम कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पावर। ठीक है ना, इट इज़ द वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड में जितना हम वर्क करते हैं या एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द पावर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E/T, E मतलब एनर्जी। क्लियर है, सो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग अ वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। सो दिस इज द वर्क। मान लो इसके लिए एग्जांपल कुछ ऐसे देख लो आपकी, जैसे एक पर्सन है जो कि 10 जूल का वर्क करता है इन 10 सेकेंड्स, और दूसरा है जो वही 10 जूल का वर्क करता है इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, दोनों वर्क बराबर कर रहे हैं, पावर किसका ज़्यादा है, इसके पावर को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 10 जूल बाई 10 सेकेंड, कितना आएगा, 1 जूल पर सेकेंड, और इसके लिए क्या आएगा, 10 जूल बाई 5 सेकेंड, दैट इज 2 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 जूल का काम करता है, एंड दिस इज वर्किंग 1 जूल इन 1 सेकेंड। तो पावर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर इज proportional to work done and power is proportional to 1/T। मतलब काम अगर आपने कांस्टेंट रखा, ठीक है, काम आपने फिक्स कर लिया कि 10 जूल ही है, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी पावर कम, जिसको कम टाइम लगेगा उसकी पावर ज़्यादा। अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया कि इतना ही टाइम है, आपको एक ही दिन दिया गया है, सबको एक दिन दिया गया है, एक ने उस एक दिन में ज़्यादा काम कर लिया मतलब उसका पावर ज़्यादा, जिसने उस एक दिन में कम काम किया इसका मतलब उसका पावर कम है। ठीक है ना, तो दीज आर दी थिंग्स अबाउट पावर। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो यूनिट्स आप पता कर सकते हैं क्या, तो हमने वहीं पे देख लिया, यूनिट्स क्या है, जूल पर सेकेंड, लेकिन इसको एक नया नाम दिया गया है जेम्स वॉट के ऑनर में, जैसे जूल है, न्यूटन है, वैसे ही पावर के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, जूल पर सेकेंड, और इस पूरे जूल पर सेकेंड को नया नाम दिया गया है वॉट, WATT, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ठीक है, जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये नया यूनिट नाम रखा गया है। तो वॉट इज बेसिकली जूल पर सेकेंड। तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो हमारा पावर कितना है, 1 वॉट। अब क्या है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई एक क्वेश्चन लिख लो कि द टाइम टेकन बाई ए मतलब एक पर्सन है, द टाइम टेकन बाई ए टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन बोर्ड। ठीक है, द टाइम टेकन बाई ए टू lift an object of mass 10 kg to a height of 10 meter is 10 second।
द टाइम टेकन बाई ए टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज 10 सेकेंड। और जब टू अ लिफ्ट हाइट ऑफ 10 मीटर बोल रहे हैं मतलब हम ग्राउंड लेवल से लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब तक मेंशन नहीं किया कुछ और, ग्राउंड लेवल से लिफ्ट कर रहे हैं, यही मानना है। वेयर एज द टाइम टेकन बाई बी इज 20 सेकेंड। फाइंड द पावर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की पावर क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं, कितने मास को, 10 kg के मास को, और जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ पे हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनर्जी जब हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वही तो हमारा वर्क डन कहलाएगा ना। तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई फाइनली, mgh, कितनी, 10 × 10 × 10, इट इज़ 1000। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों को कितना काम करना है, 1000 जूल। तो पावर कितना आ जाएगा, ए के लिए लग रहा है 10 सेकेंड्स, ठीक है, पावर ऑफ ए इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 10 और पावर ऑफ बी इज़ 1000, यहाँ पे वॉट आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 20। तो किसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, इट इज़ 100 वॉट, एंड पावर ऑफ बी इज़ कितना, 50 वॉट, है ना। ए का पावर ज़्यादा है, बी का पावर कम है। तो इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आपको अगर एनर्जी निकालना आ गया, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, तो डेफिनेटली पावर इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब जो अगली चीज़ है वो क्या है कि जो पावर के जो यूनिट्स हैं ना, पावर का यूनिट क्या है, वॉट, एनर्जी का यूनिट क्या है, इट इज़ जूल, वॉट इज़ बेसिकली जूल पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट्स हैं, दीज आर वेरी स्मॉल। हम जो डेली लाइफ में जो एनर्जीज यूज़ करते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सप्लाई की जाती है, जिसके लिए हम मंथली बिल पे करते हैं, दैट इज़ वेरी हाई इन कंपेरिजन टू दिस जूल एंड वॉट। तो इसलिए एक नया कॉमर्शियल यूनिट बनाया गया, और वो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। तो वो जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये सेम टॉपिक आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिर से 10th में पढ़ेंगे, एकदम सेम। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये यूनिट एनर्जी की है कि पावर की है, बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जूल को आप क्या लिख सकते हो, वॉट इंटू सेकेंड, है ना, या फिर आप यहाँ पे लिख लो, एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होगी, पावर की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट। तो यहाँ पे देखो, किलोवाट इज पावर की यूनिट, आवर इज टाइम की यूनिट, सो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जूल, क्योंकि जूल में अगर हम यूज़ करेंगे ना तो हमें 10⁻⁶, 10⁻⁵ ऐसे बोलना पड़ेगा। आप कभी ये बोलते हो कि अरे मेरा घर यहाँ से, मेरा जो नहीं, दिल्ली यहाँ से 16,500 समथिंग किलोमीटर है, समथिंग मीटर है, ऐसा नहीं बोलते ना हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। जब अमाउंट बड़ा होता है तो हम बड़ी यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे मेरा अगर यहाँ से एक टाउन है वो 10 किलोमीटर्स दूर है, तो हम 10 किलोमीटर बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे 10,000 मीटर दूर है। वाई भाई, सिंपल या फिर कोई छोटा टर्म और बड़ा यूनिट यूज़ करो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 10,000 मीटर हम क्या बोलेंगे, 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत, अगर हम जूल में लिखें तो इट विल बी अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज नंबर, इसलिए हमने एक दूसरा यूज़ किया है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो 1 किलोवाट आवर, इससे हमको बनाना है जूल्स। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, एंड 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ये तो पता है ना। 1 आवर मतलब क्या होता है, देखो 1 आवर का मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब कितना, और 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 60 मिनट को रिप्लेस करो 60 सेकेंड से, तो कितना आ जाएगा, 60 × 60 सेकेंड्स, कितने, 3600 सेकेंड। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.6 कितने, 1 2 3
4 5 6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड क्या होता है? जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात आती है ना, हम जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बिल पे करते हैं, वो बिल हम किस चीज़ के लिए पे करते हैं? हमारे घर में जो लाइट या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, हम उसके लिए बिल पे करते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि बिल में लिखा होता है कि हमने इस महीने में कितने यूनिट्स खर्च किए। ठीक है, तो जब वो लिखते हैं ना कि मान लो मेरे घर में इस महीने 100 यूनिट्स यूज़ हुए हैं, 100 यूनिट्स मतलब होता है 100 यूनिट्स का मतलब होता है 100 किलोवाट आवर। इसको उन्होंने कह दिया है यूनिट। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आती है तो इस 1 किलोवाट आवर को उन्होंने यूनिट कह दिया है। मतलब हम 1 यूनिट जब इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इतने जूल्स यूज़ कर चुके होते हैं। और साल भर में तो हम कितने सारे, या महीने भर में हम कितने सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं। अगर उसको हम जूल में बताने लगें तो इट विल बी अ वेरी लार्ज अमाउंट, पेपर पे बहुत सारा लिखना पड़ेगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ दिस। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमने महीने में 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स यूज़ किया, इसका मतलब वी हैव यूज्ड 1000 किलोवाट आवर। तो इतने यूनिट्स का हमें बिल पे करना पड़ेगा। मान लो एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर अगर हमको 2 रुपये में मिलता है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर अगर हमें 2 रुपये में मिलता है, तो 100 या 1000 यूनिट्स मतलब 1000 किलोवाट आवर हमें कितने रुपए में मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दो, 2000 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो इतना बिल आएगा। ठीक, अब एग्जैक्टली जो रेट है मैंने वो नहीं लिखा है, मैंने ऐसी रैंडम वैल्यूज़ ले ली हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं, ऐसी जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज़ द कॉमर्शियल यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर जो है, किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, आर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। तो पावर इंटू टाइम इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर की भाषा में हम यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट मतलब इतने जूल्स होते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से ये यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से फिर हमारा बिल बनता है। सो दिस इज़ अबाउट दी वर्क, एनर्जी एंड पावर। और अगर आपको एनर्जी के क्वेश्चंस आ गए तो पावर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और बाकी मैंने बता दिया 1-2 क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं पूछेगा। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि आप अगर 9th के, चलो 9th तो बोर्ड नहीं होता, लेकिन आप 9th 10th के जब एग्जाम्स दे रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर द बोर्ड। हम आपको जिस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका जो मेंटली जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। सो आपको पेपर में कैसे लिखना है, स्टेप वाइज कैसे लिखना है, मार्क लाना कैसे है, वी आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट और टीच यू ऑल दोज थिंग्स। वो आपको खुद करना है। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर दी नीट एंड जेई, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव नहीं होता है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। सो ये सब चीज़ें हैं, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।